मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये एक टेक यूट्यूब चैनल है। हम कोशिश करते हैं कि अपने काम के साथ प्रोफेशनल रहते हुए सिर्फ वो बताएं जिसके लिए सब्सक्राइबर्स यहाँ हैं। बट मेरी ज़िंदगी का ये टुकड़ा मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता था, और किसी ऐसे के साथ जो मुझे पर्सनली ना जानता हूँ। मुझे लगा शायद इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता अभी ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, 7 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट। पर मैं एक सलाह दूंगा, जो लोग आईटी इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट से हों, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश करें, तब भी ये वीडियो देखें। हो सकता है आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सैलरी एक वैगनार से लेकर एक जीप कंपस तक बढ़ाई सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। मतलब बहुत प्रिसाइजली आप फिगर कहें तो ये कह सकते हैं कि 6 लाख रुपए की सैलरी पाने वाले आदमी ने अपनी सैलरी 25 लाख की 6 महीने के अंदर अंदर, थोड़ा और प्रिसाइज कर दूँ तो 8 महीने के अंदर अंदर। और इस जर्नी में ये वीडियो बोस्टिंग के बारे में नहीं है कि, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पे जो लास्ट ऑफर लेटर था वो 30 लाख का था, 30 लाख फिक्स का। बट क्योंकि वो कंपनी छोटी थी इसलिए मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आप भी जानते हैं, जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो ये बात जानते हैं कि मार्केट में इस समय थोड़ी सी रिसेशन की आहट है और मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। देखिएगा इस वीडियो पूरी, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आपको। जो लोग आईटी इंडस्ट्री से नहीं हैं, मैं उन्हें एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव जब हिट हुई तो ग्लोबली जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनकी जो डिमांड थी वो 10x शॉट अप कर गई, और मार्केट में जितने इंजीनियर्स सप्लाई थे, आईटी इंजीनियर्स, उससे बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई। अब ये समझिए कि आपको जितनी दुनिया डिजिटाइज लगती है, दुनिया असलियत में उतनी डिजिटाइज नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप खुशकिस्मत है कि हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा हुए जहाँ पे डिजिटल सर्विसेज इतनी चीपली अवेलेबल है और इतनी वाइडली अवेलेबल है। अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो आज भी डिजिटल सर्विसेज बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो बहुत शॉर्ट करके मैं इसे बताता हूँ कि कोरोना ने मार्केट में, अगर हर साल किसी भी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे ग्लोबली 10 मिलियन या 1 करोड़ आईटी जॉब्स की ओपनिंग होती थी, ओपनिंग कह रहा हूँ, टोटल जॉब्स नहीं कह रहा हूँ, उसे अचानक से 250 मिलियन या 2.5 करोड़ कर दिया। और कोविड ने हमें एक चीज़ ये सिखाई कि आप किसी से कहीं पे भी बैठे बैठे काम करवा सकते हैं, तो रिमोट जॉब्स भी बढ़ गई। दूसरी तरफ लोगों ने रिजाइन डालना शुरू कर दिया, द ग्रेट रिसेशन जिसके बारे में हम सब ने सुना होगा, क्योंकि लोगों को कोविड में ये रियलाइज़ हो गया कि फैमिली के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल इन ऑल हुआ ये कि 1 साल के अंदर अंदर जो डिमांड सप्लाई के बीच गैप था वो इतना ज़्यादा हो गया, खासकर स्किल्ड आईटी इंजीनियर्स के लिए, कि 4-5 लाख की नौकरी करने वाला बंदा सीधा 25 लाख पे जंप कर रहा था। पहले 1 साल तो मेरी कोई नींद खुली नहीं। मेरी नींद खुली लास्ट ईयर कोरोना की सेकेंड वेव के बाद, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे से जूनियर एसोसिएट्स या जिन्होंने मेरे बाद कंपनी ज्वाइन की थी वो 5-5 लाख से 20-20 लाख पे स्विच कर रहे हैं, या 2 स्विच कर चुके हैं इस दौरान 6 महीने में, 12 पे पहुँचे, 12 से 20 पे पहुँचे। मेरे जो फ्रेंड्स पहले से टीयर 1 कंपनीज में 20-20 लाख की नौकरी कर रहे थे, 60-60 लाख की नौकरी करने लगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, देखिए कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, बट हाँ उस चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं परेशान करना शुरू कर दिया। मैं अपने मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर कोई स्कोप है क्या कुछ सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ाने का? एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बेहुदा किस्म की ये डिमांड थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, राइट। मेरे मैनेजर जो कि काफ़ी अच्छे इंसान है, उन्होंने साफ कहा देखिए प्रभात, हमने आपको हमेशा बेस्ट बैंड्स और रेटिंग्स दी, टाइमली प्रमोशन दिए, इसके सिवा कुछ एडेड अलग से अप्रेजल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरी आदत ये है कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा किसी के साथ में हाथ फैलाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं जानता था कि मार्केट में हाई डिमांड है, मैंने सोचा क्यों नहीं अपना इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, क्यों किसी से भीख मांगनी है। तो मैंने शुरू किया। तो सबसे पहली हर्डल तो ये आई कि ये मैंने शुरू किया, वो जून में मैंने जॉब हंट के बारे में सोचा। 2 महीने मेरी तबीयत ख़राब रही बहुत बुरी तरीके से, मल्टीपल इश्यूज़ रहे। फास्ट फॉरवर्ड अगस्त आया, अगस्त आते आते जो अंदर का मेरा बहुत ज़्यादा एक गुबार भर रहा था वो चरम पे पहुंचने लगा, और मैंने बिना पढ़े ही इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, राइट। काम करने में और इंटरव्यू देने में थोड़ा सा अंतर ज़रूर होता है, हमेशा याद रखिएगा, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करते हो, काम करना और इंटरव्यू देना आर कम्प्लीटली 2 डिफरेंट थिंग्स। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मैं अगस्त के महीने 5 से 6 इंटरव्यू दिए, सब में रिजेक्ट हुआ। एक में तो लिटरली लोगों ने कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता,
राइट। खैर एनीवेज, 7वीं कंपनी जो मैंने इंटरव्यू दिया उसका इंटरव्यू मेरा क्रैक हो गया। वो एक इंडियन एमएनसी थी। उसके एचआर ने मुझे, हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है लोगों को इन्फॉर्म करने का कि आप कुछ, जैसे कुछ कंपनियाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस में मैसेज भेजती हैं, कुछ लोग आपको, कुछ कंपनियाँ आप वर्कडे पोर्टल का एक्सेस दे देती हैं, जहाँ पर खैर वर्कडे पोर्टल का एक्सेस जनरली बाद में दिया जाता है, बट हाँ हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है ये बताने का कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी थी जहाँ मैं सिलेक्ट हुआ, उसके एचआर का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि आपके टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो चुके, लेट्स गो फॉरवर्ड विद द एचआर राउंड। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरा पैकेज सिर्फ 6 लाख था और मार्केट में जिस तरीके का बूम चल रहा था, तो 100% हाइक जो है वो एक रीजनेबल डिमांड थी। और मैंने उससे कॉल पे यही कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 100% हाइक की है। तो उसने मुझे साफ कहा, प्रभात एचआर राउंड से पहले ही मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि 100% हाइक पॉसिबल नहीं है, मैं एट स्ट्रेच तुम्हें 45% हाइक दे सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा नोटिस पीरियड 90 डेज है, जबकि उस इंडियन एमएनसी का खुद का नोटिस पीरियड 90 डेज है, राइट। खैर मैं उसकी बात से इतना फ्यूरियस हो गया कि मैंने उससे कह दिया कि मैम ऐसा करिए, अगर आप 45% ही हाइक दे सकती है तो इट्स बेटर वी डू नॉट गो फॉरवर्ड विद द एचआर राउंड, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। जो कि मुझे लगता है कि सही भी था और नहीं भी, क्या कह सकते हैं इस बारे में। मैं थोड़ा फ्यूरियस ज़्यादा हो गया इस पॉइंट पर, जो कि मुझे लगता है नहीं सही था। खैर एनीवेज, मुझे लगा, उन्होंने मुझसे क्लोजिंग में कहा ठीक है आई ट्राई विद द हायर मैनेजमेंट कि क्या पॉसिबल है, एंड देन आई कम बैक टू। 10 दिन तक उनका कोई कॉल नहीं आया, मैं थोड़ा और फिजिटी होने लगा, मैंने उन्हें कॉल किया, वो मेरा कॉल पिक नहीं करती थी। फाइनली उन्होंने मेरा कॉल पिक किया और कहा कि प्रभात आपकी वो रिक्वेस्ट मैंने ऊपर फॉरवर्ड कर दी, पर अभी वहाँ से रिप्लाई नहीं आया। मैं समझ चुका था कि कुछ नहीं होने वाला है, आई शुड स्टार्ट हंटिंग फर्दर। इस दौरान मैंने सितंबर में 2 इंटरव्यूज़ और दिए, दोनों में रिजेक्ट हो गए। तो जिन इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ, ऐसा नहीं था कि मैं पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो गया, किसी में पहले में, किसी में दूसरे में, किसी में फाइनल राउंड में। फाइनली अक्टूबर स्टार्ट होता है। 1 अक्टूबर की सुबह मुझे एक फ्रेंच एमएनसी जो कि जिसका इंडिया में बहुत बड़ा ऑपरेशन है उसका कॉल आता है, और वो लोग मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते थे, वो बहुत जल्दी में थे। मतलब उन्होंने 2 अक्टूबर को मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ले लिया, 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे होता है, जबकि 4 अक्टूबर को सेकंड राउंड, 5 अक्टूबर को उन्होंने मुझे बता दिया कि आपके टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को मैंने उनका प्रोजेक्ट का भी जो प्रोजेक्ट जिसमें वो मुझे साइन करने वाले थे उसके मैनेजर को भी राउंड दे दिया। एवरीथिंग वाज डन, मेरे से सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए गए। मैंने मुझे यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जो अप्रूव्ड अमाउंट था उसका एक मेल स्क्रीनशॉट मुझे एचआर ने भेज दिया कि आपका ये अमाउंट अप्रूव हो चुका है 12.5 लाख का, उसका जो, और एंड एवरीथिंग वाज फिक्स्ड इन 12.5 लाख। तो और उसका ये जो है वो डिवीजन होने वाला है, इस तरीके से आपका सीटीसी दिखेगा। तो मैं बहुत खुश था। ये होते नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम पर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नवरात्रे चल रहे थे, और जिस दिन मेरी उनसे बात हुई थी शायद वो ट्यूसडे था, वेडनेसडे को महाअष्टमी होनी थी, अगले दिन नवमी, फिर दशहरा। उसने एचआर ने मुझे ये बोला कि शायद हम लोगों की अगले वेडनेसडे तक बात नहीं होगी, क्योंकि वेडनेसडे महाअष्टमी, फिर नवमी, फिर दशहरा, और फिर सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे वर्किंग था, ट्यूसडे की आई गेस ईद थी। कौन सी वाली ईद थी मुझे याद नहीं है, बट कोई ईद थी। तो उसने मुझसे कहा था नेक्स्ट वेडनेसडे तक हमारी बात नहीं होगी। तो ठीक है, मैं भी चिल आउट था, मैं वेट करता रहा। नेक्स्ट वेडनेसडे आया, मैंने उसे कॉल किया, उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया, उसने कहा कि मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर इवेंचुअली उसके बाद के वीक का मंडे आया, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट सी होने लगी कि क्या वजह इतना डिले हो रहा है। उसने मुझे बताया कि हम लोग ऑफ़र लेटर जो है वो मेल पे नहीं भेजते हैं, बल्कि एक पोर्टल का एक्सेस आपको मिल जाएगा, वहाँ से ही आपको डाउनलोड करना होगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द क्लॉजेस, राइट। तो और वो पोर्टल जो है इस समय वो टेक्निकल इश्यूज़ को फेस कर रहा है, जैसे वो नहीं पोस्ट हो पा रहे हैं। तो आई गेस ये बात रही होगी 22-23 अक्टूबर के आसपास की। एक दिन उसने मुझे ऐसे और डाला फाइनली 25 अक्टूबर के आसपास, यू टोल्ड मी ऑन व्हाट्सएप चैट कि प्रभात योर प्रोफाइल हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, क्योंकि ये जो जॉब आईडी थी बहुत टाइम से ओपन थी एंड वी कैन नॉट वेट फॉर 90 डेज। अब इस दौरान एक चीज़ हुई जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जब ये लेटर ऑफ इंटेंट टाइप का स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुका था, तो मैं बहुत खुश था। मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि इस तरीके से मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गया है जहाँ मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। वो भी बहुत खुश थे। मैंने इस दौरान बहुत टाइम से एक्चुअली मेरा कार लेने का मन था, तो मेरी कार को लेकर बहुत बहस चल रही थी पापा से। पापा कहते थे कि तुम्हारी सैलरी के हिसाब से जो मैक्सिमम कार तुम परचेज कर सकते हो वैगनार है। रेटो वैगनार लेने का मेरा मन नहीं था, नो ग्रजेस अगेंस्ट वैगनार, बट मेरा वैगनार लेने का मन नहीं था। तो मैं मिनिमम जो चाहता था वो नेक्सॉन परचेज करना चाहता था।
तो इस दौरान मैंने नेक्सॉन बुक कर दी थी, इस 8-9 दिन के गैप में मैंने नेक्सॉन बुक कर दी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो मैंने नेक्सॉन बुक कर दी थी और घर वालों को भी बता दिया था, घर वालों को वो मेल भी दिखा दिया था। तो जब उसने मुझसे कहा कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, तो लिटरली मेरी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। मैं इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होता हूँ, बट एक्चुअली मुझे अपने लिए उतना ख़राब नहीं लग रहा था, मुझे ख़राब लग रहा था अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्हें मैंने इतनी उम्मीदें बांध दी थी। खैर एनीवेज, मतलब मेरे पेरेंट्स तो फिर भी चिल्ड आउट थे। उसके बाद भी थोड़ा सा वो दुखी, उन्होंने कहा कि भाई अच्छी नौकरी तो चल ही रही है ना, टाटा की सरकारी नौकरी है, चल रही है ठीक ठाक, 45-50 हज़ार रुपये मिल ही जाते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है। हाँ, मेरे पापा ने ये ज़रूर कहा कि चाहो तो नेक्सॉन की बुकिंग कैंसिलेशन कर दो, जो मैं नहीं की। तो ठीक है, दुखी रहा 1-2 दिन। दिवाली पे मेरा मूड बहुत ख़राब था। दिवाली के बाद फिर उठे, फिर इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। अगेन एक कंपनी में रिजेक्ट हुए 3rd राउंड में। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी के लास्ट 4th मैनेजरियल राउंड में मैं बाहर हो गया। तो मेरी ज़िंदगी में वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग हुई। उससे पहले मैं आज तक समझता था कि मैनेजरियल राउंड में मुझे कोई बाहर कर ही नहीं सकता। तो मैनेजरियल प्योरली नॉन टेक्निकल राउंड में मैं बाहर हो चुका था। एनीवेज, दिसंबर स्टार्ट होता है और मैं एक साथ 2 कंपनियों के इंटरव्यू क्रैक करता हूँ, एक साथ। दोनों ही सर्विस सेक्टर कंपनियाँ हैं, दोनों को ही एक साथ में प्रोसेस करता हूँ। एक मुझे 11.8 ऑफ़र करती है, एक मुझे 12.24 ऑफ़र करती है। दोनों का प्रोसेस एकदम टो टू टो चला था और एक साथ ही ऑलमोस्ट 1-2 दिन के गैप पे ही मुझे दोनों ऑफ़र लेटर मिले। मैंने इधर रिज़ाइन डाला, अपने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने कहा, प्रभात रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर देंगे, और क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी। तो उस टाइम में मैंने कहा, सर मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि एटलीस्ट 80% तो मैच करवाइए मेरा, जो मेरे पास होल्ड कर रहा हूँ। एटलीस्ट 10 लाख तो बनाइए, 10.5 लाख तो बनाइए। उस पर भी उन्होंने कहा कि ही नीड सम टाइम, क्योंकि वो ये डिसीजन नहीं ले सकते, अपर मैनेजमेंट के साथ उन्हें चेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रीजनेबल उनका कमेंट है। उन्होंने कहा हाँ, उनके पास एक ऑनसाइट ओपनिंग पड़ी हुई है, अगर मैं चाहूँ तो वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। वो उसके लिए ही वुड पुट मी थ्रू द प्रोसेस। ऑनसाइट के लिए लोग मरते हैं, बट मेरी प्रायोरिटी कभी भी ऑनसाइट नहीं थी। मुझे ऑनसाइट नहीं जाना, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं जाने की मेरी कोई इच्छा है। भविष्य में क्या होगा इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। तो एनीवेज, 2 ऑफ़र लेटर मेरे पास आ गए, मैं बहुत खुश था। उसके बाद जो कंपनी याद है जिसने अक्टूबर में मुझसे मना किया था, वो मेरे पास वापस आते हैं। उसका वही HR, वो कहता है कि हम आपको फिर से इस बार हायर करना चाहते हैं और विदाउट एनी प्रोसेस। तो उस कंपनी का HR मेरे पास वापस आया और इस बार उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर रिलीज़ किया, और वो ऑफ़र लेटर था 13,60,000 का। और 13,60,000 प्लस उसने मुझसे कहा कि इसके बियॉन्ड में ज्वाइनिंग बोनस आपको दिलवा दूंगा। बहुत शॉर्ट में बताऊं, 30 जनवरी आते आते मेरे पास 5 ऑफ़र लेटर थे जो मैं एक्सेप्ट कर चुका था, और 2 कंपनियों से मेरे कंफर्मेशन पेंडिंग थे, जिनके साथ मैंने डॉक्यूमेंट शेयर करने थे। इन सब के बीच में मैक्सिमम मेरे पे होल्डिंग ऑफर लेटर था, वो शायद 17 का था, और जो 2 बचे हुई थी वो मैक्सिमम 18 या 18.1 मुझे ऑफर कर रहे थे, इंक्लूडिंग सम वेरिएबल। मैं अपनी करंट कंपनी में रिटेन हो जाता हूँ। 8 फरवरी को अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेता हूँ। 8 दिसंबर को मैंने रिज़ाइन डाला था, 8 फरवरी को मैं वापस ले लेता हूँ। 12 लाख फिक्स के ऑफ़र पे प्लस 1 लाख वेरिएबल। तो ये मार्च तक की कहानी थी मेरी। बहुत खुश था मैं ऑनेस्टली। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों तुमने 2 क्वेश्चन आप बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं। पहली बात, आप मुझे अनएथिकल बोल सकते हैं कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ कि तुमने इतने ऑफर लेटर उठाए और कंपनियों को धोखा दिया। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, आप जब तक किसी कंपनी को लास्ट मोमेंट पे मना नहीं कर रहे हो तब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। कंपनीज भी, देखिए, दिस इज हाउ दिस कॉर्पोरेट वर्क वर्क्स, राइट। इस पे फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देना चाहूँगा। मैंने सबको टाइमली मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। और अब आपका जो फॉलोअप क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर तुम पे वाकई में 18 लाख का ऑफर था तो तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काटा था कि तुम 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लाख पे रिटेन हो गए, राइट। तो उसके मैं आपको उसके मेन 3 रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न ये कि मेरे पे जितने ऑफर्स थे वो सब सर्विस सेक्टर कंपनी से ही थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पैसे बढ़ रहे थे, वैल्यू कुछ खास ऐड नहीं हो रहा था। उनमें से कोई भी ऑफर लेटर जो है वो
किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से या सेमी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से भी नहीं था, सब सर्विस सेक्टर कंपनी से थे, तो वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी, राइट। दूसरी चीज़ है, ट्रस्ट मी, पहली कंपनी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये थी कि पहली बात तो ये कि आपके पास पैसे कितने भी बढ़ जाएं, राइट, आपकी ज़रूरतें वही रहती हैं, मतलब ऑब्वियसली टाइम के साथ बदलती हैं। तो मेरी ज़रूरतों के हिसाब से 12 लाख, 12.5 लाख, 13 लाख अच्छे थे, मुझे 18 लाख के समय कोई ज़रूरत खास थी नहीं, तो आई वॉज ओके। सेकेंडली मैंने कहा वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि गोइंग फॉरवर्ड इससे अच्छा जब मैं स्विच करूंगा फ्यूचर में तो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करूंगा, और मेरे रेज्यूमे में नंबर ऑफ स्विचेस भी कम हो जाएंगे, राइट। अब इस दौरान मैंने अपनी नेक्सॉन उठा ली जो मैंने अक्टूबर में बुक की थी। 22 या 21 जनवरी को मैं अपनी नेक्सॉन ले आया, उसकी भी किस्मत थी। फिर उसके बाद मेरे पे मई एंड में एक इन्वेस्टमेंट बैंक से कॉल आता है, दुनिया के सबसे बड़े बैंक से कॉल आता है एक ओपनिंग के लिए। अच्छा, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मेरा स्किल सेट क्या है। मेरा करंट एक्सपीरियंस इस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6.5 ईयर्स है। मेरा स्किल सेट है SRE DevOps, मैं AWS पे काम करता हूँ, मैं लिनक्स बेस्ड फिजिकल हार्डवेयर सर्वर मैनेजमेंट्स पे भी काम करता हूँ, मैं पाइथन में कोडिंग भी करता हूँ। इसे और प्रिसाइजली ये कहूँ और स्पेसिफिकली कहूँ, कोडिंग नहीं करता हूँ मैं, ऑटोमेशन लिखता हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, राइट। और AWS तो है ही, उसके सिवा हमने मॉनिटरिंग की थोड़ी बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, मैं डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकता हूँ, राइट। तो SRE DevOps क्लाउड का मिला जुला प्लस ऑटोमेशन का एक मिला जुला प्रोफाइल मेरा है। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि मुझे मई एंड में इन्वेस्टमेंट बैंक से कॉल आया, उन्हें बेसिकली एक ऐसा बंदा चाहिए जिससे पाइथन थोड़ी ज़्यादा आती हो और थोड़ा सा AWS आता हो। ऑनेस्टली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, ये जानते हुए मैंने उन्हें पहले कॉल पे ये बात क्लियर कर दी मेरा 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, नॉट एन इशू। अब मुझे तो पहली बात ये लगा था कि मैं उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा ऑनेस्टली, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ना तो क्लियर किया, और आई गेस मैं जितने 2-3 में अपीयर हुआ था लास्ट साइकिल में अपने, उनमें से कोई क्लियर नहीं कर पाया था। तो मुझे तो लग रहा था कि मेरा तो नहीं होगा, बट मैंने चांस लेकर कह दिया कि ठीक है आई वुड अपीयर। क्या होता रिजेक्ट हो रहा था, 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, चौथे राउंड में तो मुझे लगा कि आज मैं पक्का रिजेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि पहला जो उन्होंने मुझे कोड लिखने को दिया उसे मैं लिख नहीं पाया। दूसरा जो मैंने लिखा उसमें 3 में से 2 टेस्ट केस फेल हो गए। पर गोइंग फॉरवर्ड मैंने 3rd और 4th जो क्वेश्चन थे उनके कोड लिखे, बल्कि मैंने उन्हें ये भी बताया कि क्या आप अपने टेस्ट केसेस में नहीं कवर कर रहे हैं, और मैंने एडिशनली वो पार्ट ऐड किया है। तो जो इंटरव्यूअर था बड़ा खुश हो गया और बड़ा ही पॉजिटिव फीडबैक दिया। इससे पिछले मेरे जो 3 राउंड हुए थे वो भी बहुत अच्छे हुए थे। तो वहाँ मेरा पहला ऑफर लेटर रिलीज़ हुआ, उन्होंने मुझे 20 LPA फिक्स दिया, उसके सिवा सब कुल मिला मिलू के उनका मतलब वो ऑफर लेटर में ये नहीं लिखते, बट उनका 7.5% साल का वेरिएबल होता है, और प्लस 75 पता नहीं कितने $750 वो देते ही देते हैं, वो कंपनी फिक्स देती है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है उस बोनस का। और ज्वाइनिंग बोनस इधर उधर मिला मिलकर 24 लाख का CTC बैट था, राइट, साल के एंड में। दिक्कत ये थी कि उसके लिए मुझे हैदराबाद या बैंगलोर रिलोकेट करना पड़ता, जो मैं नहीं चाह रहा था। इस दौरान मैंने कुछ और इंटरव्यूज़ दिए इवेंचुअली। आप में से कोई अगर जानता हो तो जैसे US की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, और उसका जो टेक्निकल डिवीजन है इंडिया में वो ऑप्टम के अंडर काम करता है। इसी तरीके से वहाँ की जो सेकंड बिगेस्ट कंपनी है उसका भी टेक्निकल डिवीजन इंडिया में किसी पर्टिकुलर नाम से काम करता है, और वहाँ मेरा हो गया। उन्होंने मुझे 24 LPA फिक्स्ड ऑफर किए, राइट, फिक्स्ड, और उसके सिवा गोइंग फॉरवर्ड और भी कुछ चीज़ें थी उसमें। और इस दौरान मेरा एक आध कंपनीज में और हुआ। जो मेरा फाइनल जस्ट ज्वाइनिंग डेट से 2 दिन पहले मेरा एक छोटी कंपनी में और हुआ, जो मेरे 30 LPA फिक्स देने को तैयार थे, क्योंकि मैं इमीडिएट ज्वाइनर था। बट अगेन मैंने कहा ना कि अगर आप किसी कंपनी को लास्ट मोमेंट में मना करते हो तो वो सही नहीं है। तो मैं अपना मन बना चुका था उस हेल्थ केयर वाली कंपनी जो मैंने इवेंचुअली ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन करने का। तो फिर मैंने नहीं वो 30 LPA का ऑफर उठाया, प्लस वो कंपनी जो थी वो सिर्फ 900 लोगों की थी, तो मैं उस आइडिया से भी कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि इस समय मार्केट में हल्की सी रिसेशन की आहट है। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस दौरान TCS से मुझे फिर रिटेन करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे बहुत कुछ ऑफर किया, डोमेस्टिक सैलरी हाइक से लेकर UK ऑन साइट तक। बट अगेन इस बार वैल्यू ऐड हो रही थी, तो इट वॉज जस्ट नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट एडिंग वैल्यू टू माई रेज्यूमे। मैं ऐसी कंपनी में जा रहा था जिनका नाम था मार्केट में, लोग जानते थे, राइट।
तो बस यही मेरी छोटी सी कहानी थी। एक कोइंसिडेंस की बात यह है कि पिछले साल 25-26 अक्टूबर को मुझे पहला झटका लगा था जब उस कंपनी ने मुझसे ये कहा था कि हम आपको नहीं, मतलब द फ्रेंच इंडियन एमएनसी के एचआर ने कहा था कि योर पोजीशन हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, राइट। और इस साल 26 अक्टूबर वॉज माई लास्ट, 26 अक्टूबर वॉज माई लास्ट वर्किंग डे। 27 अक्टूबर से आई जॉइन अ न्यू कंपनी। आई मूव्ड फ्रॉम अ CTC of 6 lakhs to 25 lakhs. I could have easily moved to 30 as well in this एक साल में, जिसमें अगर सैलरी चेंज की साइकिल देखें तो वो सिर्फ 8 महीने की थी, राइट। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि उम्मीद कभी ना छोड़ें। अगर उस दिन मुझे उस कंपनी ने ऑफ़र कर दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा होता, राइट। रिजेक्शंस कई बार अपने साथ पाइपलाइन में बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आते हैं। तो खुश रहिए, कोशिश करते रहिए। रिजल्ट्स मेरे और आपके हाथ में नहीं है, पर एफर्ट करना हमारे हाथ में है। और इस बात की उम्मीद लगाए रखना कि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा, भगवान हमारे साथ भी अच्छा करेगा। जय श्री राम।